वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? और डेफिनेटली टेस्ट बहुत अच्छा किया होगा आपने, अच्छा हाई स्कोर किया होगा। और सिंपल है, आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को क्लियर रखिए, क्या कॉन्सेप्ट है उस लाइन के पीछे, और जितने बार रिवाइज करोगे, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं बल्कि उसके बाद कई बार रिवीजन करना जरूरी होता है। क्योंकि हम शुरू में जब शुरुआत करते हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, तो ये भी इंफॉर्मेशन वो भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे एक्यूमुलेट करते जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हमें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तब तो ऐसा लगता है कि कैसे जैसे कैसे भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज वाई डे वन से हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि एनसीईआरटी ही है जो हमें ये एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से निकलवाती है। ठीक है, यदि सपोज एग्जामिनर ये भी सोचता है कि थोड़ा टफ बनाना है, वो 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी डालता है, तो आज के टाइम में उनके पास 20 सेक्शन है जहां वो ये मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और सपोज जो कंपलसरी क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन डालते हैं वो, तो आउट ऑफ 100 यदि 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस या बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस जा रहे हैं, बट 96 क्वेश्चंस तो आपके पास रहते हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मोस्टली अप्रोच ये हो रही है बच्चों की होती है कि वो 4 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, जो 96 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग एनसीईआरटी। जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे, समझोगे और रिवाइज करोगे, उतने हाई स्कोर होता जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है, द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBR 322 विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई इट्स सर्टेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो PBR 32 की क्या खासियत है? ये PBR 322 को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स। इसमें बी जो है बॉलिवर, साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट का नाम है, आर से रॉड्रिक्स। उन्होंने ई कोलाई के एक नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मॉडिफाई किया और PBR 322 को बनाया था। अब यहाँ पर ये प्लाज्मिड है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। इसमें आपको कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, तो BAM-H1, SAL1, PVU2, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, ये सब। तो ये सब जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक तरीके से वरदान दिया गया है नेचर की तरफ से कि यदि इन पर कोई वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया ईटर वायरस अटैक करता है, तो एक पर्टिकुलर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करते हैं और वहां पर उस पर कट लगा करके वायरस के DNA को खत्म कर देते हैं। वायरस का DNA खत्म, वायरस का खेल खत्म। ठीक है, तो यहां पर ये BAM-H1 दैट इज बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस बैक्टीरिया से मिलने वाला एंजाइम है। SAL1 स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से मिलता है। PVU2 प्रोटियस वल्गैरिकस से। PST प्रोविडेंशिया स्टुआर्टी बैक्टीरिया से मिलता है। PVU1 वही दैट इज प्रोटियस वल्गैरिकस। एंड ई कोलाई एशर्शिया कोलाई। CLA1 कैरियोफेनन लैटम। ठीक है, HIND2 दैट इज हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो शॉर्ट में लिखा गया हुआ है इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम, उसके लिए भी एक नियम कानून प्रपोज किए गए हैं कि इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम रखेंगे, जिसमें पहला वर्ड जो होता है, पहला लेटर जो होता है वो उस बैक्टीरिया के जीनस का, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं वो इसकी स्पीशीज का, और फिर उसके बाद स्ट्रेन का होता है, फिर 1 2 3 जो भी देख रहे हो कि उस स्ट्रेन से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस सीक्वेंस में आइसोलेट, डिस्कवर नहीं, आइसोलेट किए गए हैं, उसके हिसाब से रोमन नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा ये जितने को भी मैंने सर्कल किया है वो तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ओरी, दिस इज ओरी दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी यहाँ एक डेफिनेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो ये इस प्लाज्मिड को जब रेप्लिकेट होना होगा तो हेलिकेज यहां से काम करना शुरू करेगा। ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, जो कि प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। ये AMPR एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो यहां पर ये जो जीन है जो इस बैक्टीरिया को एम्प्लिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी एम्प्लिसिलिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस का मतलब है, तो यहाँ पर ये एक जीन है जो उस जीन वो जीन ट्रांसक्राइब होकर के, ट्रांसलेट होकर के जो भी प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये चीज है, ये पूरी PBR की स्टोरी है। तो इसमें ओरी ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमने क्या बोला ओरी को, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। B
आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, जो रेप्लिकेशन में प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, तो रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर गलत है। हिंट 3, इको आर1 सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर जो है एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, तो ये तो एंजाइम्स के नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। राइट आंसर हो जाएगा डी, एमपीआर एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम करते हैं। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो यहां पर एक ये इमेज जो है वो अपने आप में कई सारी चीजों को बताती है। ठीक है, यहीं पर हम इस कॉन्सेप्ट की भी एक और बात कर लेते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। यदि इस सीक्वेंस को मैं ब्रेक कर देती हूं, यहां पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देती हूं, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम फिर मतलब जैसे इसमें हमने अपना एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब जो ट्रांसफॉर्म सेल हैं वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगी, लेकिन एम्पलीसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर पाएंगी। और इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट आउट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज, इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया था, आंसर हुआ था हमारा, दैट इज डी। द नेक्स्ट इज 109, हु ऑब्जर्व दैट ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो हेबर्ट बॉयड ने ये नोट किया था, हेबर बॉयड ने एशर्शिया कोलाई से कुछ पर्टिकुलर एंजाइम को देखा कि वो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कट करते हैं और एक हैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो स्टैनले कोहेन है, उन्होंने क्या सीखा था कि किस तरीके से बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को निकाला जा सकता है और वापस से इंसर्ट किया जा सकता है। जब ये दोनों ने अपनी फाइंडिंग को शेयर किया, तो इन्होंने सबसे पहली बार 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या किया था, दैट इज उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला का एक प्लाज्मिड लिया। ठीक है, उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंसर्ट करा करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और इन्होंने, मतलब क्लियर है ना, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ये इसका 04 है, या सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, दैट इज न्यूक्लियोइड है। इसके अलावा ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ा, फिर इसको ई कोलाई की सेल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस ई कोलाई की सेल में एंटर करा करके ई कोलाई सेल को ट्रांसफॉर्म सेल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका काम था। हेबर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन ने प्लाज्मिड पे काम किया था, बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की फंक्शनिंग को समझा था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट लगा करके हैंगिंग स्ट्रेच, दैट इज स्टिकी एंड डीएनए में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दैट इज आंसर हुआ यहाँ दैट इज बी, बॉयर, हेबर्ट बॉयर। क्वेश्चन 114 क्वेश्चन है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ फॉर नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फॉलोड इन केस ऑफ इको R1 द लेटर R इंडिकेट। तो अभी हमने बात कर ही ली है, जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इसमें जो पहला लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड 2 लेटर्स जो हैं वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो थर्ड है दैट इज वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। रोमन न्यूमरल में जो ये 1 है वो ये बताता है कि इसका एशर्शिया कोलाई की आर स्ट्रेन से सबसे पहला आइसोलेट किया जाने वाला एंजाइम है ये, और इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, GTTC, ये 5' एंड से और ये 3' एंड ऑफ डीएनए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पैलिंड्रोम होता है ये 3' 5', यहां हो जाएगा GTTC। ठीक है, यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंड इको R1 जो है यहां पर कट लगाएगा और यहां पर कट लगाएगा, यानी क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ओके, और लाइगेज जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है फिर। ओके, तो ये चीज हुआ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, R क्या शो कर रहा है, दैट इज ई कोलाई की स्ट्रेन जिससे ये एंजाइम आइसोलेट किया गया है। क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। तो ये कई बार मैंने अभी आपको बता दिया, GATTC। आप एक
हिंड 2 का भी याद रखिएगा, हिंड 2 का, हिंड 2 से जो मिलता है ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलता है, उसका जो होता है गति RAC, ठीक है। ये 5 डैश एंड ये 3 डैश एंड। गति RAC का मतलब क्या है, G तो मालूम है, ग्वानिन है, T मालूम है, थायमिन है, Y जो है ये प्यूरिन है, प्यूरिन में ये एडेनिन या ग्वानिन कुछ भी हो सकता है, R जो है पायरिमिडिन है। जैसे हम गाट ETC में सबको फिक्स करके रखा है कि कौन सा प्यूरिन है कौन सा पायरिन है, यहाँ Y में ये प्यूरिन है तो यहाँ ये एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है। R जो है पायरिमिडिन है तो यहाँ साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है। यानी आपको एक सीक्वेंस दे रहा है GTACAC, ठीक है, 5 डैश एंड और ये 3 डैश एंड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। GTACTC, A इज प्यूरिन दैट इज Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये हिंड 2 का रिकॉग्निशन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ओके, तो ये चीज हुआ, दैट इज इसका आंसर। हमने जो जितनी बात करना था, जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है A, गाट ETC। Question 123. Which gene isolated from Bacillus thuringiensis has been known to control the insect population of corn borer? कॉटन बोलवर्म नहीं है, कॉर्न बोरर है। तो कॉर्न बोरर जो है उसका जो जस्ट मिनट, उस कॉर्न बोरर जो है लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट है, और इसके अलावा कॉटन बोलवर्म जो है वो भी लेपिडोप्टेरा ही है। और कॉर्न बोरर जो है वो Cry1AB जीन, ठीक है, बेसिलस थुरिजिएंसिस से Cry1AB जीन आइसोलेट किया गया है जो कॉर्न को कॉर्न बोरर से प्रोटेक्ट कराता है उसके प्रोडक्ट में। तो ये जो क्राई जीन है वो क्या करते हैं, एक साइटोलाइटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं। वो एक्टिव किस में होता है, बेसिक पीएच में होता है, जो कि उनको इंसेक्ट की लार्वा के मिड गट में ये ऐसे बेसिक पीएच मिल जाता है, और वो मिड गट की एपिथेलियम को डिसॉल्व करके या डिग्रेड करके या उनमें लाइसिस करके लार्वा की मिड गट में परफोरेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि लार्वा खत्म हो जाता है और कॉर्न मक्के का जो पौधा है वो सुरक्षित रहता है कॉर्न बोरर से। दैट इज आंसर हो जाता है Cry1AB। Cry1AC और Cry2AB ये कॉटन बोलवर्म के ये जो जीन जो है ये कॉटन बोलवर्म की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और कॉटन बोलवर्म हो चाहे कॉर्न बोरर हो, लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है। ओके, सो दैट इज आंसर इज B। Question 125. Silencing of gene could be achieved through the use of। तो साइलेंसिंग ऑफ जीन किस तरीके से की जा सकती है। साइलेंसिंग ऑफ जीन यानी सिंपल सा है, हम जब साइलेंसिंग ऑफ जीन पढ़ते हैं तो उसके लिए दो तरीका देखते हैं, एक RNAi इंटरफेरेंस, ठीक है, जो क्रेग मैलो एंड एंड्रयू फायर ने दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, दैट इज 2006 में आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जीन रेगुलेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन हम देखते हैं ट्रांसलेशनल लेवल पे भी होता है। जैसे ये जो भी जीन है ये ट्रांसक्राइब्ड होकर के इसने मैसेंजर RNA बनाया, तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ये न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ आ गया है, दैट इज साइटोप्लाज्म में आ गया है। लेकिन हम इस मैसेंजर RNA को ट्रांसलेट नहीं होने देंगे, ट्रांसलेशन के पहले ही हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम दो जीन साइलेंसिंग में दो तरीका देखते हैं, एक एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी और दूसरा RNAi। RNA में हम डबल स्ट्रैंडेड RNA यूज करके जो पैथोजन है उसके मैसेंजर RNA को डिग्रेड कर देते हैं, जबकि एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी में हम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की हेल्प से पैथोजन के मैसेंजर RNA को न्यूट्रलाइज कर या डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी से फ्लेवर सेवर टोमेटो को बनाया गया है, अमेरिका में बनाया गया था, और इस तरीके से टोमेटो की राइपनिंग को स्लो डाउन करके, ठीक है, पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करके टोमेटो की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया गया था। टमाटर तुरंत पक के खत्म नहीं होगा, वो स्लोली राइपनिंग होगा और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जबकि RNAi जो है हमने उसके लिए ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है, जो कि ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट में हम देखते हैं RNAi ऑपरेट करा के हम इस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा जो कि SK हेल्मिन्थीस का मेंबर है, जो पैरासिटिक मेंबर है, उसको हम खत्म करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ RNAi और एंटीसेंस RNA ये जीन साइलेंसिंग यानी मैसेंजर RNA बना, लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं होने दिया गया, जीन को चुप करवा दिया गया,
ठीक है, दैट इज आंसर हो जाएगा। दैट इज जीन साइलेंसिंग हम अचीव करते हैं आरएनएआई और एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी दोनों से। क्वेश्चन 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक कॉमन नेम है, इसमें कई सारे डिसऑर्डर आते हैं, उसमें से एक डिसऑर्डर जो है एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 20 है उसकी जो लॉन्ग आर्म है उसमें एडीए का जीन होता है। ये एडीए का जो जीन है ये कौन सा एंजाइम बनाएगा, ट्रांसक्राइब्ड होकर के मैसेंजर आरएनए बनेगा इस जीन से, और ये ट्रांसलेट होकर के क्या बनाएगा, एडीए जीन बनाएगा। ये एडीए एंजाइम बनाएगा, ये एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम है। इसका काम क्या है, जब डीएनए का डिग्रेडेशन होता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, उसी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी एडिनोसाइन होगा, एडिनोसाइन। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ये एडीए एंजाइम इसको डीऑक्सी इनोसाइन में कन्वर्ट करता है, इनोसाइन में। ठीक है, ये कन्वर्शन मस्ट होता है क्योंकि डीऑक्सी एडिनोसाइन जो है ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन को होने नहीं देता। टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, और वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती हैं, मतलब वो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज के बनाने को भी स्टिमुलेट करवाती हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है एडीए एंजाइम का काम क्या है, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसाइन को डीऑक्सी इनोसाइन में कन्वर्ट करना। लेकिन जिनमें इस क्रोमोसोम नंबर 20 की लॉन्ग आर्म में जो एडीए जीन है वो सपोज डिलीट हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो डीऑक्सी एडिनोसाइन रहेगा साइट मतलब सेल में, और ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर नहीं होने देगा। टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगा तो कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा बिल्कुल जो पैथोजन कभी इन्फेक्शन दे ही नहीं सकता वो भी इन्फेक्शन दे देता है ऐसे बच्चों में जो एडीए डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एससीआईडी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें से एक डिसऑर्डर है एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको मतलब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल लिम्फोसाइट सेल को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है, या फिर हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं, हम फंक्शनल एडीए एंजाइम सप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसका कोई परमानेंट क्योर है तो वो है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी के थ्रू हम इस डिसऑर्डर को कंप्लीटली ठीक कर देते हैं। जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जीन डिलीट हो चुका है, नहीं है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन जब आप ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तभी ये कंप्लीटली क्योर होती है, क्योंकि क्या है कि जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने जीन थेरेपी की है तो ये जो नॉर्मल जीन है वो मतलब एम्ब्रियो की हर एक एम्ब्रियो की सेल्स डिवाइड होती जाएंगी और ये नॉर्मल जीन हर सेल में पहुंच जाएगा, जिसके कारण फिर आगे नॉर्मल एडीए जीन की फंक्शनिंग देखने को मिलेगी और एडीए स्किड देखने को नहीं मिलेगा। आंसर हुआ था इसका बी। क्वेश्चन 133, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल जीन विच कोड फॉर ह्यूमन प्रोटीन 1 antitrypsin alpha 1 antitrypsin are introduced which treat phenylketonuria। तो ये एम्फाइसेमा को ट्रीट करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो लंग्स में इलास्टेज एक्टिविटी को रिड्यूस करके लंग्स डिग्रेडेशन मतलब लंग्स के टिश्यू के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा है द जीन विच कोड फॉर अ प्रोटीन विच ट्रीट एम्फाइसेमा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू अ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो इट कैन बी इंसर्टेड। ठीक है, तीसरा है रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और रोजी जो कि एक ट्रांसजेनिक काउ है वो जो दूध देती है उसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टा एल्बुमिन होता है जो ह्यूमन इन्फेंट्स की ग्रोथ के लिए बहुत मस्ट होता है। हमेशा याद रखिए जो भी एनिमल है वो जैसे गाय है, गाय का जो भी दूध होगा वो उसके बच्चे के लिए सुटेबल होगा, ना कि ह्यूमन बेबीज के लिए। तो यही अप्रोच की गई है कि काउ मिल्क जो है उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन का क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, जो कि ह्यूमन इन्फेंट्स को जब दिया जाएगा
ह्यूमन बेबीज को दिया जाएगा तो वो उनकी ग्रोथ के लिए मोर बेनिफिशियल होगा। ठीक है। फोर्थ है द मिल्क प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक काउ वाज लो ऑन न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बेबीज। तो अभी हमने देखा उसमें अल्फा लैक्टा एल्बुमिन होने के कारण वो मोर न्यूट्रिशियस है एज कंपेयर टू नॉर्मल काउ मिल्क। ठीक है। तो ओनली क्या पूछ रहा है, ओनली वन हमने देखा यहां पर ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इज बी। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला है इन ऑल एनिमल in all mammals insulin is synthesized as fully mature and functional hormone। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं इंसुलिन जो है प्रो हार्मोन के रूप में, प्रो इंसुलिन के रूप में सिंथेसाइज होती है। ठीक है, और फिर उसका जो है हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है जिसमें सी स्ट्रेच को हटा दिया जाता है और ए और बी को डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ करके एक फंक्शनल इंसुलिन को तैयार करती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है ओनली इन ह्यूमन अमंग ऑल मैमल इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विदाउट सी पेप्टाइड। तो सभी में सी पेप्टाइड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट इज आंसर हुआ हमारा, दैट इज सी। ठीक है, आप ये यहां पर देखो इंसुलिन के केस में क्या स्टोरी है, दैट इज ये ए पेप्टाइड है, ये बी पेप्टाइड है और ये सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड जो है लॉन्गेस्ट है जिसमें 31 अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट इज 31 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जब ये प्रो इंसुलिन है, प्रो हार्मोन है, और इसको फिर गोल्जी बॉडी इसके जो बी सी स्ट्रेच है उसको कट करके अलग कर देती है और ए और बी को जोड़ दिया जाता है, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज से। तो जहां भी डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा तो वहां पर कौन से अमीनो एसिड्स होंगे, दैट इज वहां पर सल्फर वाले अमीनो एसिड होंगे लाइक सिस्टीन मेथियोनिन, तभी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बहुत ट्विस्टेड पूछे, बहुत हाई लेवल में पूछे तो ये एक तरीके से पूछ सकता है कि ये डाइसल्फाइड ब्रिज जहां पर इंसुलिन में बन रहे हैं वहां पर कौन सा एमिनो एसिड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ओके, बिकॉज उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर एक चीज ये देखिए, इसमें 31 होता है, इसमें 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो आंसर हमने देख लिया था। क्वेश्चन 137 देखते हैं क्या है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कॉलोनी इंडिकेट दैट द प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्शन इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। और दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल राइट है। देखो, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सिलेक्ट आउट करने के लिए, या दूसरा प्रोसेस होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके बीच इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया। इसको हम बिल्कुल इमेज बना के करते हैं। यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसका ट्रांसलेशन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। हमने क्या किया, इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब इंटैक्ट रहता है तभी वो बना पा रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमने क्या किया, यहां पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने ये इंसर्ट कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ, ये प्लाज्मिड या ये वेक्टर अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीन को इनएक्टिवेट किया, इंसर्ट किया किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और उससे हमने इनएक्टिवेट किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। तो इसको हम बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके पीछे ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक केमिकल है जिसको हम एक्स गाल के नाम से जानते हैं, ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इस एक्स गाल केमिकल सब्सटेंस को जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो ब्लू कलर के सब्सटेंस में चेंज कर देता है। अब देखो हमारे पास ये एक हमने पेट्री डिश में, मतलब ये हमने पूरा सब एक्सपेरिमेंट किया और हमने ट्रांसफॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ इंसर्ट हुआ है और किस बीटा। कई सारे ऐसे प्लाज्मिड होंगे, ऐसे वेक्टर जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ होगा, वहां इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, और जिनमें हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। हमें नहीं पता है कि कौन क्या है। तो हमने क्या किया, अपने पूरे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर हमने बैक्टीरियल कॉलोनी को प्रोड्यूस किया। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा लिया और ये अभी मुझे नहीं मालूम है कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मैंने इस पेट्री डिश में इसको ग्रो कराया। यहाँ पे भी
यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा लिया, पहले इधर से लिया था, अब इधर से लिया, इसको यहाँ पर ग्रो करा है बैक्टीरिया को। मैंने इसमें भी एक्स गाल डाला हुआ है, इसमें भी एक्स गाल डाला हुआ है, जो कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। यदि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस करेंगे और एक्स गाल को ब्लू कलर के सब्सटेंस में चेंज कर देंगे, जिसके कारण हमें यहाँ पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर प्रोड्यूस करता दिखाई देगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सीक्वेंस के बीच में इंसर्ट हुआ है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा है, जिसके कारण एक्स गाल वो व्हाइट कलर का ही रह जाएगा, यानी कलर चेंज नहीं हुआ। यानी आपको पता चल गया कि ये वाले एरिया की जो बैक्टीरियल सेल है ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये वाले की जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब ये हमारी कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं इसको, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओके। दैट इज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द ब्लू कलर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कॉलोनी। यदि ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, वो ये बताता है दैट द प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्ट इनटू बैक्टीरियल जीनोम। बिल्कुल राइट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बीच में कोई जीन का इंसर्शन नहीं हुआ है, इसलिए एक्स गाल जो कि व्हाइट कलर का होता है वो ब्लू कलर में चेंज हुआ है। ठीक है, और दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा यदि इंसर्ट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हुआ है और कॉलोनी जो है ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही, एक्स गाल एज इट इज रह जा रहा है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट राइट है एंड रीजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द असर्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, तो इस तरीके से ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेलेक्टेबल मार्कर दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 138, अ परफेक्ट वेक्टर मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर। एक वेक्टर में ओरी पॉइंट होना जरूरी है, जिससे कि जब हम वेक्टर के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हम क्लोनिंग इसलिए कराते हैं कि उसमें ओरी वेक्टर में ओरी पॉइंट प्रेजेंट है, वो जितने बार रेप्लिकेट होगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उतने ही बार रेप्लिकेट करता जाता है। दूसरा है हाई मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा है प्रिफरली सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये होना चाहिए इजी ट्रांसफॉर्मेशन टू द होस्ट सेल। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ये इसमें जो वेक्टर की क्वालिटीज की बात करते हैं, तो वेक्टर की क्वालिटीज में 1, 3 एंड 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, तो दैट इज आंसर हो जाता है हमारा डी। क्वेश्चन है, अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल अंडरगो डाइजेशन हैविंग 6 रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें 6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 6 रेस्ट्रिक्शन साइट है। हाउ मेनी डीएनए फ्रेगमेंट विल बी जनरेटेड। अब यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब कितने टुकड़े हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और यदि यही लीनियर होता, ठीक है, यदि यही लीनियर होता और आप इसमें 6 रेस्ट्रिक्शन साइट लगाते, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितने टुकड़े होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर्कुलर और लीनियर के लिए अलग अलग होता है, ये इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। लीनियर है जितने रिस्ट्रिक्शन साइट उससे एक ज़्यादा फ्रेगमेंट बनेगा, और सर्कुलर डीएनए है तो जितने रिस्ट्रिक्शन साइट उतने ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे। आंसर हुआ 7। क्वेश्चन 148, क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दूसरा इट टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट इज अ नोवेल स्ट्रेटेजी टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो हमने ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट प्रोड्यूस किया है इसके थ्रू, जिससे कि वो जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट है वो इसमें हमने क्योंकि आरएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो हमें उसको मेलोडिगाइनी इनकॉग्नेटा से बचाने के लिए कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं। वो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट अपने आप को मेलोडिगाइनी इनकॉग्नेटा से बचाने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये राइट है। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ये ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, हमने ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए तो बना, यानी ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ है, ट्रांसलेशन नहीं होने दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी ट्रांसपोजॉन्स, तो दैट इज जंपिंग जीन जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया इसके लिए 2,
एंड 4। ठीक है, ये राइट था, ये रॉन्ग था, ये राइट था, ये रॉन्ग था, ये राइट था। दैट इज आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, ये हो गया। डाउन स्ट्रीमिंग मतलब जहां पे भी जो भी आपने जो ट्रांसफॉर्म सेल या जो भी एंजाइम्स बनाए हैं वो एंजाइम बहुत अच्छे से काम करें, उसके हिसाब से आपको बायोरिएक्टर बनाना होगा। किसी भी मतलब कोई भी आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो वो कोई पर्टिकुलर एंजाइम तो बनाता है जो हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो वो एंजाइम को क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या पीएच चाहिए, कितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो पूरी उसको जो अच्छा लगता है वो प्रोवाइड कराना होता है। दैट इज ऑप्टिमम वैल्यूज प्रोवाइड करानी होती है। ठीक है, दूसरा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जब ये पूरी अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस यानी बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट का बनना कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो कुछ भी एड ऑन प्रिजर्वेटिव एड ऑन करना होता है वो करते हैं। तो हमें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को भी इंप्रूव करना होगा जिससे कि हम और अच्छे तरीके से इनको प्यूरिफाई और सेपरेट कर सकें। तीसरा है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। यूज ऑफ बायोरिएक्टर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि देखो यूज तो हम पहले से कर रहे हैं, हमें बायोरिएक्टर को इंप्रूव कराना है। ये बोल रहे हैं बायोरिएक्टर को यूज करो, यूज तो हम कर रहे हैं, हमें बेटर बायोरिएक्टर्स बनाना है कि वो मोर एंड मोर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड हो सके। उस स्टरलाइजेशन टेक्निक है या ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम है, उन सब चीजों को हमें इंप्रूव करना है। तो यहाँ 1 2 3 इज द राइट आंसर। दैट इज आंसर हो जाता है बी। क्वेश्चन 152, in a typical Mendelian cross, which is dihybrid cross, one parent is homozygous for both dominant trait and another parent is homozygous for both recessive trait. In the F2 generation, both parental combination and recombinant are seen as. तो ये कुछ नहीं, ये dihybrid cross का F2 रेशियो आप देखो। मतलब यदि आप सपोज RRTT और एक पेरेंट को ले रहे हो RRTT, F1 क्या मिलेगी हमें, F1 मिलेगी RRTT। ठीक है, जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलता है 9 3 3 1। तो 9 इस पेरेंट के समान दिखते हैं, ये इस पेरेंट के समान यानी। ठीक है, और जो 3 है वो केवल कैपिटल R स्मॉल t और ये स्मॉल r कैपिटल T, यानी ये न्यू कॉम्बिनेशन है जो कि पेरेंट्स में नहीं थे। ठीक है, ये 6 जो है न्यू कॉम्बिनेशन है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट है, जबकि 9 एंड 1 दैट इज 10 जो है पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दैट इज क्या है 10 पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है। टोटल 16, 9 3 3 1 को प्लस करो 16 प्रोजेनिस मिलती है। 16 में 10 जो है 9 डोमिनेंट पेरेंट के समान और एक जो है रेसेसिव पेरेंट के समान, यानी 10 जो है टोटल पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है जिसमें 9 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव है और 6 जो है न्यू कॉम्बिनेशन है। ये कैसा हुआ, रेड फ्लावर एंड शॉर्ट हाइट, जबकि ये पेरेंट जो है रेड फ्लावर विथ टॉल हाइट था। तो ये करेक्टर इससे लिया और शॉर्ट हाइट इससे लिया। ये वाला जो है व्हाइट फ्लावर इससे लिया, टॉल हाइट इससे लिया, न्यू कॉम्बिनेशन बने। दैट इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो है F2 डाइहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस में F2 में हमें 10 पेरेंटियल कॉम्बिनेशन मिलते हैं और 6 जो है न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ओके, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आर AB एंड O देन ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, जब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम रेसेसिव डोमिनेंस भी देखते हैं, को डोमिनेंस भी देखते हैं और मल्टीपल एलिलिज्म भी देखते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट हमें ABO ब्लड ग्रुप सिखाती है। ठीक है, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक करेक्टर के 2 जीन होते हैं, एक करेक्टर के 2 जीन होते हैं, दैट इज 2 अलील होते हैं। ठीक है, जैसे हाइट का जीन है तो हाइट का जीन क्या हो सकता है, ह्यूमन के केस में हाइट और स्किन कलर पॉलीजेनिक है, बट मैं जस्ट यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। देखो ये कैपिटल T हो सकता है, दूसरा T हो सकता है।
तो जैसे हम 2 है, हमारे इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 46 है, 2n इज इक्वल टू 46 है। तो n इज किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में n इज इक्वल टू 23 उसकी मदर से आता है और n इज इक्वल टू 23 उसके फादर से आता है। ठीक है, तो हाइट का एक जिन मदर के कंट्रीब्यूशन है, हाइट का एक जिन फादर का कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है ये कैपिटल टी हो, या हो सकता है एक की ओर से कैपिटल टी दूसरे की ओर से स्मॉल टी हो, और या फिर हो सकता है ये कॉम्बिनेशन में आ रहा हो। ठीक है, यदि हम अपनी हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपनी हर एक सेल में देखें तो 23 क्रोमोसोम उसकी मदर के होते हैं और 23 क्रोमोसोम उसके फादर के होते हैं। जब उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मियोसिस होता है तब एक्चुअली उसके मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी। तो अब यहां पर किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 अलील्स होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में एक आई अलील है, एक आईबी अलील है और एक जो है आईओ अलील है। ए अलील और बी अलील डोमिनेंट अलील है। जब भी प्रेजेंट होंगे डोमिनेंट अलील तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट में एक्सप्रेशन देंगे, जबकि जो रेसेसिव अलील होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही अपना एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो यहां ए और बी, तो जैसे ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा जो होता है, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा आई ए आई बी होगा, क्योंकि यहां आरबीसी के सरफेस पे आपको ए एंटीजन भी देखने को मिल रहा है और आपको ये बी एंटीजन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट जीन है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है उसकी आरबीसी के सरफेस पर आपको कोई एंटीजन देखने को नहीं मिलता है, यहां इसका जीनोटाइप आई ओ होगा। ठीक है, तो मल्टीपल अलीलिज्म यानी एक करेक्टर के जीन के 2 से अधिक एलील होना मल्टीपल एलीलिज्म है, जो कि पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। किसी एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलीलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि सपोज कि आप सोचो कि ये कोई पर्सन है, इसकी बॉडी में आपको उसको आई ए अलील भी मिल जाए, आपको इसकी बॉडी में आई ओ बी अलील भी मिल जाए और आई ओ अलील भी मिल जाए। ठीक है, तो मल्टीपल एलीलिज्म जो है दैट इज पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीन के 2 ही एलील प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कोडोमिनेंस भी हमने समझ लिया और रिसेसिव डोमिनेंस आपको मालूम है, ए डोमिनेंट है आई ओ पे, बी भी डोमिनेंट है आई ओ पे। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट पे एक्सप्रेस होता है, जबकि रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेट पर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ए बी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, तो ए बी ब्लड वाले का आपको क्या जीनोटाइप बनाओगे, आई ए आई बी, और ओ वाले का क्या बनाओगे, आई ओ। ठीक है, तो अब आप देखो कि इससे 2 50% गैमेट्स आई ए को कैरी करेंगे, 50% आई बी को, यहाँ तो आई ओ ही रहेगा। तो ये आई ए और आई ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, ये भी ए ब्लड ग्रुप, ये आई बी आई ओ यानी ये भी बी ब्लड ग्रुप, और ये आई बी। ठीक है, तो यदि ऐसे पेरेंट हैं जिनमें एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो आपको ब्लड ग्रुप आइदर ए मिलेगा या बी मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ए बी नहीं मिल सकता और ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन है, इफ इनफ क्रॉसेस आर मेड बिटवीन मेल फ्लाइज ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए दैट मीन्स हेटेरोजाइगस एंड द फीमेल फ्लाइज ऑफ द जीनोटाइप स्मॉल ए to produce about 1000 offspring, which one of the following is most likely distribution of genotype in the offspring? तो सिंपल सा है, आपको बोल रहा है कि ए है और ये ए है, यानी ये हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है, और ये होमोजाइगस रेसेसिव है। यानी ये कौन सा क्रॉस है, दैट इज टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस की स्टोरी क्या होती है, फिर वही कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। यदि मान लो इससे रेड कलर ए कैपिटल जो है उससे रेड विंग बन रहे हैं या रेड आईज बन रही हैं, ठीक है, तो ये जीनोटाइप ए भी रेड आईज को प्रोड्यूस कर रहा है और ए भी रेड आईज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आपको ड्रोसोफिला में कुछ मक्खियां दिखाई दे रही हैं जिनकी लाल आंख है, ठीक है, और कुछ मक्खियां दिखाई दे रही हैं जिनकी सफेद आंख है। तो आपको मालूम है सफेद आंख जो है रेसेसिव कैरेक्टर है, उसका जीनोटाइप बताने में आप कोई देरी नहीं करोगे, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होता है। अब ये एक आपको ये ड्रोसोफिला दिखाई दे रही है, जैसी भी ये बर्ड बन रही है, मक्खी बन रही, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये एक ड्रोसोफिला दिखाई दे रही है जिसकी रेड आई है, इसके जीनोटाइप बताने में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूं कि कैपिटल ए,
तो यही चीज को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है, और यदि टेस्ट क्रॉस यानी हाइब्रिड का उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने पर, या एक डोमिनेंट फिनोटाइप का उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने पर यदि रिजल्ट 50:50, ये जैसे 1000 प्रोजेनी है तो 500 रेड आई वाली और 500 व्हाइट आई वाली मिल रही है, तो आप ब्लाइंडली बोलोगे कि जो रेड आई वाला पेरेंट ड्रोसोफिला है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल a दैट इज हेट्रोजाइगस स्टेट में है, और यदि ये जीनोटाइप होता तो सारी प्रोजेनिस की आईज का कलर रेड होता। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज, आप देखो ऑलमोस्ट 1:1 को चेक करना है, तो यही रेशियो जो है आपको 1:1:1 1:1 50:50 1000 में से लगभग 500 देखने को मिल रहा है। आंसर होता है हमारा दैट इज डी। ठीक है, ए का जीनो दैट इज टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन है, इन सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन ऑकर इन बिटवीन। तो सिकल सेल एनीमिया जो कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि जब जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन स्ट्रेस वाली यानी ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाले एनवायरमेंट होता है, तो उनकी आरबीसी का शेप जो है वो सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन में, और वो आरबीसी का शेप जो है सिकल शेप कर देती है, और ये सिकल शेप होने पर आरबीसी एक दूसरे के साथ फंस जाती हैं, और जो माइन्यूट वेसल्स होती हैं उनमें वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं, और ये लीथल भी होते हैं, समटाइम इसके कारण डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इनका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन में, जिसमें हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होकर के आरबीसी का शेप सिकल शेप कर देता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसी है उसके सिक्स पोजीशन पर जो एमिनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन और जिसका जेनेटिक कोड जो है GAG दैट इज गाग है, और म्यूटेशन के कारण ये जेनेटिक कोड जो है गूग हो जाता है, और जो है वो किसका है, जेनेटिक कोड वैलिन का है। तो ग्लूटामिक एसिड जो कि एक एसिडिक एमिनो एसिड है वो एक न्यूट्रल एमिनो एसिड से रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ न्यूट्रल एमिनो एसिड एन एसिडिक एमिनो एसिड एंड एरोमेटिक एमिनो एसिड, a basic amino acid and neutral amino acid, a neutral amino acid and acidic amino acid. Okay, तो क्लियर है, valine is neutral और whereas glutamic acid is acidic amino acid, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज C। ठीक है, GAG is genetic code of glutamic acid and GUG is GUG is genetic code of valine। क्वेश्चन है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं, दैट इज एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल हम फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो जीन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया दैट इज जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन के कारण फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता, और जिसके कारण हम देखते हैं फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्शन नहीं होता। तो ये मेंटल रिटार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाइपोपिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो यहाँ प्लियोट्रॉपिक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो एक प्लियोट्रॉपिक जीन हैज मल्टीपल फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ओके, सो आंसर इज C। क्वेश्चन है, in certain taxon of insects some have 17 chromosome and the other have 18 chromosome, the 17 and 18 chromosome bearing organism are। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो है वो XO सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को शो करते हैं। जैसे ग्रॉस हॉपर कर लें तो उनमें 2n = 18 क्रोमोसोम होता है फीमेल में, ठीक है, और जबकि मेल में 2n = 17 क्रोमोसोम होता है। जब इसमें oogenesis होती है तो n = 9 वाले ओवम बनेंगे। इनके केस में क्या होगा, 50% स्पर्म जो होते हैं वो n = 9, मतलब सिंपल से इसको इस तरीके से नहीं लिखते हम, दैट इज 8, 50% 8 + x, और 50% जो है 8 + 0 यानी x क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको भी यदि हम ऑटोसोम में लिखें तो x 8 + x 8 + x, ठीक है।
इस तरीके से ओवम बनेंगे। तो यदि इस 8x का 8x से फ्यूजन होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस XX, तो ये फीमेल ग्रॉस हॉपर हो गई। और यदि इसका इससे फ्यूजन होगा तो आप देखो 8 प्लस 8 16 प्लस X यानी 17 क्रोमोसोम। तो जो मेल होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम कम होता है, और वो कौन सा X, एक क्रोमोसोम जो कम है वो X क्रोमोसोम मिसिंग है। जबकि फीमेल में आप देख रहे हो दैट इज 16 प्लस XX, 2 X क्रोमोसोम है, यहाँ 16 प्लस ओनली 1 X क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, some insects have 17 chromosome, other have 18 chromosome, the 17 and 18 chromosome, तो 17 मेल में होगा और 18 जो होगा वो फीमेल में होगा। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 173 है, the map distance between gene A and B is 3 unit, between B and C is 10 unit, between C and A is 7 unit. The order of gene in a linkage map constructed on the above data would perhaps be। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब कभी भी हम जीन मैपिंग, तो जब लिंकेज की कॉन्सेप्ट पता चली, TH मॉर्गन ने समझा व्हाट इज लिंकेज। ठीक है, तो उसके बाद जो उनके स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट तो उन्होंने जीन मैपिंग यानी एक क्रोमोसोम में यदि एक से अधिक जीन है, लिंक जीन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जितनी क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसीज होती है या जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वही जो है उन दो जीन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है A एंड B की डिस्टेंस कितनी दी है, 3 सेंटीमॉर्गन दी है, B और C की कितनी दी है, 10 दी है, और C एंड A की कितनी दी है, दैट इज 7 यूनिट्स दी है। ठीक है, तो अब आपको इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो दूर है उन दो पॉइंट्स को मार्क करना है। B और C सबसे ज्यादा है, दैट इज 10 है, ये आपने कर दिया। अब A और B 3 है, तो B से आप इधर ले आओ A, दैट इज ये हो गया 3, और C और A अपने आप बचा 7, तो BAC इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है, सबसे ज्यादा जो दूरी है उसको 2 पॉइंट बनाओ और उसके रिस्पेक्ट में बाकी करना। अभी सपोज एक इसमें लेते हैं, सपोज इन्होंने डेटा ये बस दिया होता है AB इज इक्वल टू 3 और BC इज इक्वल टू 10, तब क्या करते, तब आप क्या, जैसे अभी हमने ये आंसर टिक किया वो कर सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ जीन 3 दिए हैं और डेटा सिर्फ 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इनसफिशिएंट डेटा है। अब जैसे यहाँ BC, B और C, तो ये 10 मैंने कर दिया। ठीक है, अब A और B 3 है। ठीक है, तो A और B, तो A इस साइड भी हो सकता है, A और B 3 सेंटीमीटर इधर भी हो सकते हैं, या A और B इधर भी 3 सेंटीमीटर हो सकता है। तब मैं ये बिल्कुल श्योर नहीं बोल सकती थी कि ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें A और C भी दिया हुआ है, तो हम अब आराम से हम पता कर सकते हैं कि BAC सीक्वेंस है। तो यदि 3 आपको जीन है, आपके क्रोमोसोम में 3 जीन है और 2 डेटा दिए हैं, तो इनसफिशिएंट डेटा आंसर होता है। और यदि 3 जीन दिए हैं और 3 डेटा दिए हुए हैं तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो। क्वेश्चन 174, इन P स्टार्च सिंथेसिस जीन सीक्वेंस शो, तो P में स्टार्च सिंथेसिस होता है, तो P में हम देखते हैं, मतलब NCERT ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है P में स्टार्च सिंथेसिस, तो एक कैपिटल B जीन है और एक स्मॉल b जीन है। कैपिटल ये जो जीन है ये प्लियोट्रॉफिक जीन है। ठीक है, यहाँ पे भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर होमो हेट्रोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होगा, वो कॉन्सेप्ट तो लेना ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो बी जीन है ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, ये एक तो सीड कलर को कंट्रोल, सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, स्मॉल बी भी होगा तो रिंकल्ड हो गया, कैपिटल बी भी या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो ये राउंड होगा। ठीक है, इस केस में ये रिंकल्ड है। ठीक है, अब इसके अलावा ये प्लियोट्रॉपी तो शो कर रहा है, यानी एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो एक तो हमने देखा सीड शेप हो गया, राउंड एंड रिंकल। दूसरा जो है इस सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन भरे हुए, उनके साइज पे बात करते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर जो ये प्लियोट्रॉपिक जीन कंट्रोल कर रहा है दैट इज स्टार्च ग्रेन साइज। हम देख रहे हैं कि जब जीनोटाइप कैपिटल बी बी होता है तो सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन है उसका साइज इतना होता है, स्मॉल बी बी होने पर ये छोटा हो जाता है, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी होने पर ये
इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ोगे तो ये इसका एक्सप्रेशन जो होता है डोमिनेंट होना चाहिए था, सीड का स्टार्च ग्रेन का साइज इतना होना चाहिए था, पर हमने देखा ये बड़े और छोटे के बीच का हुआ, दैट इज इंटरमीडिएट साइज का हो रहा है। दैट मीन्स एक कैपिटल बी जीन जो प्लियोट्रॉपिक है, जो दो चीज को कंट्रोल कर रहा है, एक सीड शेप को, ठीक है, और दूसरा सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन भरे हुए हैं उनके साइज को। तो सीड शेप के लिए वो डोमिनेंट रेसेसिव का खेल खेल रहा है, जबकि स्टार्च ग्रेन साइज के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का खेल खेल रहा है। ओके, तो यहां पर हम बिल्कुल क्लियर है। यदि आपको ये आप स्टार्च ग्रेन साइज देख रहे हो, स्टार्च ग्रेन साइज, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और यदि सीड शेप देख रहे हो तो ये दोनों जो है राउंड हो गया और ये जो हो गया रिंकल्ड हो गया। तो अब क्या बोलोगे, पी का स्टार्च सिंथेसिस प्लियोट्रॉपी को भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी और डोमिनेंस तीनों को ही शो कर रहा है, ठीक है, कोडोमिनेंस को नहीं शो कर रहा। कंट्रोल यूनिट करेक्टर, मेंडल ये बोलते थे कि एक जीन एक करेक्टर को ही कंट्रोल करेगा। प्लियोट्रॉपी या पॉलीजीन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। ये प्योर जो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं उनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब मेंडल ने जो प्रपोज किया था, उन्होंने जो उनकी जो फाइंडिंग थी पी प्लांट में, उनमें उन्होंने ये चीज को नहीं देखा था ना, ठीक है, हमें बाद में पता चला है। तो उनका कहना था एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाद में हमने देखा जैसे ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, कई जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। F1 जो है दोनों पेरेंट के बीच की होती है, या F1 पेरेंट दोनों पेरेंट के सिमिलर होती है, जिसको हम कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स बाद में पता चलती गई। सो आंसर हो जाता है दैट इज प्लियोट, ए आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन है, अ मैन हैविंग द जीनोटाइप this can produce p number of genetically different sperm, यानी कि sperm that is gametes, ठीक है, and a woman of genotype this can generate q number of genetically different eggs, determine the value of p and q। तो सिंपल सा है, हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो 2 raised to the power n, ठीक है, 2 raised to the power n। यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू 1 होगी, तो 2 into 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। यदि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 4 टाइप के बनेंगे। यदि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये 8 टाइप्स के बनेंगे। अब यहाँ पर जीनोटाइप देखो, ये वाला जीनोटाइप, ठीक है, तो ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। तो ये क्रॉस टेट्रा हाइब्रिड होगा कि डाई हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड यानी हेट्रोजाइगसनेस, तो ये सिर्फ 2 कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, यानी ये भले ही आप इसमें 4 जीन को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके केस में ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, तो ट्राई हाइब्रिड ये है। तो Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्राई हाइब्रिड है तो 8, Q इज 8, और P जो है डाई हाइब्रिड है तो उसमें 4, P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 8, ठीक है, सिंपल सा है। तो बस ये याद रखना है, ये 1 2 3 4, तो आप उसको टेट्रा हाइब्रिड मत लेना, यहाँ पर सिर्फ इसके 2 जीन ही हैं, 2 ही फैक्टर हैं जो कि हेट्रोजाइगस स्टेट में है। सो ये डाई हाइब्रिड और ये ट्राई हाइब्रिड हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैमेट्स हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए हम इसका बेस जो है 3 लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए F2 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला रखते हैं, और जीनोटाइप जानने के लिए हम क्या रखते हैं, 3 का बेस रखते हैं, 3 raised to the power n, n यदि मोनोहाइब्रिड है तो 1, डाई हाइब्रिड है तो 2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन ए बी सी डी इन मैपिंग यूनिट और ए डी बी सी ए बी सी डी, और ये है, तो फाइंड आउट द सीक्वेंस। अब सिंपल है, यहाँ पर 4 जीन है, तो 4 जीन है तो आपको डेटा भी मिलने चाहिए प्रॉपरली। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, आपने किया भी होगा, ओके। आंसर इसका है ADCB, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, आप बिल्कुल जो सबसे बड़े डिस्टेंस है सबको उनको 2 किनारे में रखो, होमवर्क समझ लो, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो मैच द फॉलोइंग कॉलम। फ्रूट फ्लाई में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 1 2n इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम होते हैं, और फ्रूट फ्लाई में सेक्स डिटर्मिनेशन XY टाइप का है, ठीक है। ह्यूमन में आपको मालूम ही है यही देखने को मिलता है, ग्रास हॉपर में हम जस्ट अभी देख करके आए, और फाउल दैट इज बर्ड में हम ZZ मैकेनिज्म देखते हैं। दैट इज बर्ड्स में फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, ठीक है। ऑटोसोम प्लस ZZ ये मेल होंगे, और ये जो है ZW जो है ये फीमेल होंगी। तो फीमेल दो टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ऑटोसोम प्लस Z ये, या ऑटोसोम प्लस W, ठीक है। तो हेट्रोगैमेटी आपको फीमेल में देखने को मिलती है बर्ड्स के केस में, ओके। तो दैट इज सीधे 1 2 3 4 दैट इज आंसर हो जाता है A। क्वेश्चन है मैच द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब सिंपल है, सिकल सेल एनीमिया किस क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, दैट इज 11th क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। कलर ब्लाइंडनेस जो है दैट इज X क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है दैट इज 5th 12 नंबर के क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें क्लोराइड चैनल नहीं बनते वो दैट इज किससे एसोसिएटेड है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 7 से एसोसिएटेड है। हंटिंगटन डिजीज जो है क्रोमोसोम नंबर 4 से एसोसिएटेड है। ये हंटिंगटन डिजीज और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दैट इज हंटिंगटन डिजीज, ब्रेन डीजनरेशन इसमें भी देखने को मिलेगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और क्रोमोसोम नंबर 4 से एसोसिएटेड है। तो सिकल सेल एनीमिया हमने देखा, सिकल सेल एनीमिया दैट इज क्रोमोसोम नंबर, मतलब ऑप्शन आएगा 3, कलर ब्लाइंडनेस 1, 3 के बाद 1 किस में आ रहा है, दैट इज आंसर हो गया D। क्वेश्चन है, अ प्लांट विथ AABB कंपोजिशन ऑन सेल पोलिनेशन result in the genotype frequency of AABB, okay। Okay, so question, a plant with कैपिटल A ये जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, दोनों ही कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस, A भी हेट्रोजाइगस है और B अलिल जो है वो भी हेट्रोजाइगस स्टेट में है। इनका सेल पोलिनेशन, ऑन सेल पोलिनेशन रिजल्ट इन द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दिस इन व्हाट रेशियो, ठीक है। तो सिंपल है, ये इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं AABB, यानी हमें क्या मिलेगा, दैट इज F2 फिनोटिपिक जनरेशन जिसका फिनोटिपिक रेशियो 9331 होता है। इसमें आपको मालूम है कि यदि ये जीनोटाइप है और इसको मियोसिस के लिए भेजा जाएगा, इसको गैमेट, इसमें इस जीनोटाइप में गैमेटोजेनेसिस कराया जाएगा, तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, दैट इज ये दोनों कैरेक्टर के लिए है, तो 2⁻² दैट इज 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये 4 टाइप के गैमेट्स होंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। इतने ही टाइप के आपको ओवम देखने को मिलेंगे, 4 टाइप के स्पर्म, 4 टाइप के ओवम, ठीक है। तो ये दिस इज दिस, देन दिस, ठीक है। तो 70 पेज नंबर 12th NCERT ओल्ड 79 पेजेस में इसका डायमंड शेप में इसका पुनेट स्क्वायर शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सिंपल देखो, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव सिर्फ एक मिलते हैं। तो ये वाला जीनोटाइप तो आपको मालूम है, यहाँ AABB मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b, ठीक है। जब आप डायमंड शेप वाला वो देखोगे जो पेज नंबर मैं बोल रही हूँ, तो आप यहाँ बीच वाले में देखना, यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगोट मिलेंगे, दैट इज AABB, ये पूरा। तो ये 4 की संख्या में मिलेंगे और हमने ये देख लिया एक की संख्या में ये मिलेगा। और ये वाले जो है ये 2 मिलते हैं और ये 2 मिलते हैं, इसको आप सीधे से देख सकते हो। ये 2 कहाँ मिलेंगे, जहां दोनों ही कैपिटल A और ये वाला, ठीक है। एक तो यहां मिल जाएगा, ओके। तो ये स्क्वायर बोर्ड चेकर बोर्ड देखोगे तो आपको क्लियरली दैट इज दिस इन 1 2 2 और ये 4 के रेशियो में मिलेंगे, दैट इज आंसर हो जाएगा A, ओके। सो आंसर हुआ हमारा A, क्लियरली।
देन क्वेश्चन है अ वुमेन विथ 2 जीन्स, one each on X chromosome for hemophilia and other gene for color blindness on the X chromosome, on other X chromosome, marries a normal man, how will be the progeny? तो यहाँ सिंपल लो, एक वुमेन को हम बना रहे हैं कैरियर हीमोफीलिया का भी और कैरियर कलर ब्लाइंड का भी, तो उसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। इसकी मैरिज किससे करा रहे हैं हम? नॉर्मल मेल से करा रहे हैं। तो इसके केस में प्रोजेनिस की क्या सिचुएशन होगी? तो आप यहाँ पर इसमें जब मियोसिस होगी, oogenesis की प्रोसेस होगी, तो 50% ओवम जो है XC को कैरी करेंगे और 50% जो है XH को कैरी करेंगे। स्पर्म जो है दैट इज स्पर्म जो है वो 50% X को 50% Y को। तो अब देख लो आप XC X, XCY, XHX एंड XHY। ठीक है, तो क्या देखोगे आप यहाँ पर जो भी फीमेल चाइल्ड है इसके, वो मतलब जो फीमेल चाइल्ड है उसमें 50% कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर और 50% हीमोफिलिक कैरियर। ठीक है, चाइल्ड नहीं बोलना चाहिए, दैट इज डॉटर के केस में। ठीक है, और इनके जो सन है उसमें से 50% हीमोफिलिक हो जाएंगे और 50% जो है दैट इज कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑल सन एंड डॉटर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, तो ये गलत है। डॉटर तो कोई भी हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड नहीं हो रही है, वो सिर्फ कैरियर हो रही हैं। बी है हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, तो डॉटर तो कैरियर है, डिजीज हो ही नहीं रही है। 50% हीमोफिलिक एंड 50% कलर ब्लाइंड सन्स, तो ये ठीक है। यहाँ पर ये 2 सन हैं, दैट इज 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से एक कलर ब्लाइंड है, एक हीमोफिलिक है। दिस इज द आंसर। 50% हीमोफिलिक एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, तो ये तो है कैरियर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका पुनेट स्क्वायर बना करके देखना होगा। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन है व्हाई वर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर चूजन एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल बाय TH मॉर्गन। तो हाँ, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को इसलिए चूज किया, दैट इज एक तो वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराया जा सकता था। राइप बनाना ले लो और उसमें आप ड्रोसोफिला को कल्चर कर सकते हो। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि सिंपल सा आप यहाँ पर देखो, यदि मान लो कोई एक किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जैसे सपोज वो ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को समझना चाहते, तो एक ह्यूमन जो है दैट इज मतलब एक तो ह्यूमन में हम कंट्रोल क्रॉसेस करा ही नहीं सकते, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसकी लाइफ साइकिल 15 साल में कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन आने में इतना टाइम लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा। तो एक इन चीजों के इनहेरिटेंस में, एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझने के लिए, सिर्फ एक जनरेशन में समझने के लिए 15 साल लग जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। जबकि ड्रोसोफिला जनरली, हाँ यहाँ एक चीज और याद रखिए, आपको गूगल में कहीं कहीं पे भी ड्रोसोफिला का लाइफ स्पान अलग अलग मिलेगा। NCERT ने 2 वीक बोला है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, 2 वीक ही ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल के लिए लगता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल है, 15 वीक के बाद नेक्स्ट जनरेशन आ गई। इसमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ये पेरेंटियल जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 15 दिन बाद मिल गई, उसके नेक्स्ट 15 दिन बाद सेकंड जनरेशन, यानी 1 महीने में तो 2 जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो एनालिसिस के लिए बहुत टाइम, मतलब 15 दिन में नई जनरेशन आते जा रही है, तो इनहेरिटेंस को स्टडी करना या कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ मेल एंड फीमेल में क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, तो ये सभी कारण थे जिसके कारण TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चूज किया था। देन क्वेश्चन है इन ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली, यानी एक्स्ट्रा फिंगर या एक्स्ट्रा टो का होना। ठीक है, that is in human polydactyly is determined by a dominant autosomal allele and the normal condition is determined by a recessive allele. Find out the possible genotype of family member 1, 2, 3 in the given pedigree. ठीक है, तो यहाँ पॉलीडेक्टाइली जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील से कंट्रोल हो रही है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल P बनाएंगे, ये डोमिनेंट है, तो ये पॉलीडेक्टाइली दैट इज होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगी और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगी। जबकि जो नॉर्मल 5 फिंगर वाला केस है वो रेसेसिव एलील है, तो रेसेसिव एलील में ये एक्सप्रेशन कब होगा, दैट इज स्मॉल p के केस में एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये पेडिग्री एनालिसिस दी हुई है, हमें इसमें इसका जीनोटाइप बताना है, देन इसका जीनोटाइप बताना है, देन इसका जीनोटाइप बताना है। ठीक है, तो यहाँ
कॉन्सेप्ट वही है अगेन, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों स्टेट में एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पर हम ये तो नॉर्मल फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स है, तो इसका तो जीनोटाइप रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होता है, तो हमने स्मॉल पी बना दिया। अब इसके केस में जीनोटाइप या तो कैपिटल पी होगा या कैपिटल पी स्मॉल पी होगा, हम इसको चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो बच्चा है, मेल चाइल्ड है, मेल फीमेल कुछ भी होता, और ये जो है नॉर्मल डेक्टाइली शो कर रहा है। नॉर्मल डेक्टाइली के केस में क्या हो जाएगा, दैट इज एक स्मॉल पी यहां से आएगा, एक स्मॉल पी यहां से आएगा, दैट इज इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसका जीनोटाइप, इस पेरेंट का जीनोटाइप, इस फादर का जीनोटाइप ये लेती, तो यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी कंडीशन होती, तो इसको मुझे पॉलीडेक्टाइली बनाना पड़ता। पर मैं देख रही हूँ इनका जो बच्चा है वो नॉर्मल डेक्टाइली को शो कर रहा है, यानी इसका जीनोटाइप मुझे ये बनाना है। ठीक है, तो मुझे इसका जीनोटाइप मैं कैपिटल पी नहीं बना सकती हूँ, मैं कैपिटल पी स्मॉल पी हेट्रोजाइगस स्टेट में बनाऊंगी। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा दैट इज इसका पहले का तो हो गया कैपिटल पी, पहला हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी, ये स्मॉल पी दो जो है, और ये ठीक है, ये फादर हुआ, ये मदर हुई। ठीक है, ये मदर है, फीमेल है। अब आप इनमें फिर देखो, इनका एक बेबी जो है नॉर्मल डेक्टाइली को शो कर रहा है, यानी डेफिनेटली ये अगेन जो है हेट्रोजाइगस स्टेट में होगी। ठीक है, जिसके कारण इनका जो बेबी है वो स्मॉल पी यहां से आया, एक स्मॉल पी यहां से आया। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होगा, 1 का हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी, 2 है वहां अगेन कैपिटल पी स्मॉल पी, और तीसरा जो है दैट इज स्मॉल पी। ओके, तो इस तरीके से हमें यहां पर हम वही कैरियर और उसकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई ऑटोसोमल रेसेसिव करेक्टर होता तो वो भी यही पैटर्न को शो करता। ओके, तो यहां पे मतलब हमेशा हमें उसको क्या करना है, यहां बेबीज में करेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, पॉलीडेक्टाइली का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज इनको जो है हमें कैरियर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए हमने इसको हेट्रोजाइगस स्टेट, इसको हमने रेसेसिव बना दिया, रेसेसिव होमोजाइगस, और यहां पर इसको हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहां तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, ये चीज हुआ। क्वेश्चन है, assertion statement, thalassemia is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin। तो थैलेसीमिया जो कि जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो होता है एनीमिया होता है, इसके केस में हम देखते हैं थैलेसीमिया जो है 2 टाइप का है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो 16th क्रोमोसोम में म्यूटेशन या डिलीशन के कारण होता है, और इसको 2 जीन गवर्न करते हैं, HBA1 और HBA2। ठीक है, और जो बीटा थैलेसेमिया है उसमें बीटा चेन कम बनेगी, और वो 11th क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है म्यूटेशन या डिलीशन से, और उसमें सिर्फ एक ही जीन इन्वॉल्व होता है, एक ही जीन में म्यूटेशन या डिलीशन होने के कारण बीटा थैलेसेमिया होता है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं आइदर इट इज अल्फा, ये यदि अल्फा थैलेसेमिया है तो अल्फा चेन कम बनेगी हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को शो करता है, इसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। अल्फा थैलेसेमिया है तो अल्फा चेन की सिंथेसिस कम होगी, और बीटा थैलेसेमिया है तो बीटा चेन की सिंथेसिस कम होगी। यानी हम यहाँ कम ज्यादा, नंबर में कम ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होगी, संख्यात्मक समस्या है। ठीक है, जबकि सिकल सेल एनीमिया वो भी 11th क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, लेकिन उसमें डिफेक्टेड क्वालिटी, आरबीसी की क्वालिटी, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, यहां क्वांटिटी से है, थैलेसेमिया जो है उसमें क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहां पर ये लिख रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, तो ये गलत बोल रहे हैं, ये थैलेसेमिया जो है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें अल्फा या बीटा चेन की सिंथेसिस नॉर्मल से कम होती है। दूसरा, थैलेसेमिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ड्यू टू मैचुरेशन और डिलीशन इन वन ऑफ द ग्लोबिन चेन रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। तो बिल्कुल राइट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ अल्फा या बीटा चेन कम बन रही है तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ही, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बना तो नॉर्मली उसको जितनी ऑक्सीजन कैरी करनी चाहिए थी वो नहीं करेगा, जिसके रिजल्टेंट हम क्या देखेंगे, लेकिन दैट इज हीमोग्लोबिन की रिड्यूस सिंथेसिस यहाँ पे हो गई, दैट इज अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, दैट इज एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए। ओके, तो यहाँ ये दैट इज आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो सिंपल सा है बेटा, जितने बार आप एनसीईआरटी को बढ़ोगे अपने मार्क्स को आप उतना ही ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। इसका सिंपल सा सीधा सा सॉल्यूशन है। इसके लिए दुनिया भर के सर्च करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अपने पे भरोसा रखो, अपनी स्टडी पे भरोसा रखो। जो ये चीज़ बोली जा रही है कि रिवाइज करो रिवाइज करो, अब जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, दिवाली दशहरा सब, दशहरा दिवाली भी निकल जाएगी अभी, ठीक है, तो टाइम बहुत कम है। आप जो ऑनगोइंग टॉपिक है उसके साथ भी रिवीजन में रखो, और जितने बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ही हाई स्कोर करते जाओगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।